हेलो दोस्तों, अब जो है हम यूनिट नंबर 4 देखने जा रहे हैं ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में ये देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके नेक्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन दैट इज नोन एज प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा इन द यूनिट नंबर 3 दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद वैसे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। फिर उसके बाद जो फंक्शन आता है दैट इज नोन एज स्टाफिंग, जहां पे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आते हैं हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पे दैट विल बी इन द यूनिट 4 रिगार्डिंग डायरेक्टिंग, या इसे कहा जाता है डायरेक्शन, जो कि एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स होता है। अब डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी को जो है गाइड कर देना। ओके, डायरेक्ट करना यानी गाइड कर देना, या फिर उसको इंस्ट्रक्ट करना कि काम को जो है किस तरीके से करना है। तो मैनेजमेंट में जब कोई सुपीरियर या कोई मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को गाइड करता है या सुपरवाइज करता है कि काम को किस तरीके से करना है टू अचीव द गोल, तो उसी को ही हम कहते हैं डायरेक्टिंग या फिर डायरेक्शन। ठीक है, लेट अस रीड। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात की थी कि डायरेक्टिंग जो है एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, विच इज कंसर्न्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे कंसर्न्ड है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को जो है गाइड किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है टू डू द वर्क, मोटिवेशन दिया जाता है बाय द डिफरेंट सोर्स, है ना, एम्प्लॉयज को, ताकि जो है वो काम करें, सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि जो है जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं वो जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट फॉर्म में दिखे ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिंग। ठीक है, जहां पे कोई भी मैनेजर हम बोले वो अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को यानी वर्कर्स को जो है मोटिवेट करे, उनको इंस्ट्रक्शन दे, उनको सुपरवाइज करे कि काम जो है इस तरीके से करना है टू अचीव द डिजायर्ड गोल, तो उसी को ही हम डायरेक्टिंग कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्टिंग जो है 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कहते हैं। दैट 4 थिंग्स आर सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एक, यदि हम पूरे डायरेक्टिंग की क्वालिटीज की यदि हम बात करें, तो डायरेक्टिंग जो है इन 4 एलिमेंट से मिलकर जो है बना है। सुपरवाइज करना कि काम जब कुछ हो रहा है तो उनके ऊपर निगरानी रखना, एक तरीके की मॉनिटरिंग करना कि काम जो है किस तरीके से हो रहा है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना अलग अलग तरीकों से, पॉजिटिव मोटिवेशन देना, कभी नेगेटिव मोटिवेशन देना कि दूसरे की बढ़ाई कर देना उनके सामने, ताकि जो है दूसरे को ऐसा फील हो कि नहीं यार मुझे भी ये काम करना है। और कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन काम कर जाता है, कभी जो है उनका प्रमोशन कर देना किसी बड़ी पोस्ट पे, जो उनकी स्किल्स के हिसाब से जो है, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि वो काम कर सके, या फिर कभी उनकी सैलरी को जो है बढ़ा देना। तो इस तरीके के मोटिवेशन देते रहना, कभी बातचीत से, कभी फाइनेंशियल मोटिवेशन यानी या फिर कभी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो ये एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। फिर है कम्युनिकेशन, यानी आपके एम्प्लॉयज से जो है, वर्कर्स से जो है बातचीत करते रहना। कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस होता है, जहां पे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को जो है अपने आइडियाज को जो है एक्सप्लेन करता है या अपने सजेशंस दे पाता है। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट टूल इन द डायरेक्टिंग, है ना। एम्प्लॉयज को और मैनेजर्स को यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के आपस में बीच में जो है कम्युनिकेशन होना जरूरी है। देन कम्स लीडरशिप। डायरेक्शन की एक मेन क्वालिटी है कि आपके अंदर जो है लीडरशिप स्किल होना चाहिए, यानी आप ग्रुप को साथ में लेकर चल सको, टीम स्पिरिट की भावना हो, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को जो है सुपीरियर मान लिया और उससे काम करवा रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने की भावना होनी चाहिए, है ना। तो जो है हमारा डायरेक्टिंग जो है इन चारों चीजों से, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन,
कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप से मिलकर जो है हमारा बनता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो आप इनको जो है डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि अभी हमने जो समझा है। और यदि सिर्फ मीनिंग आता है डायरेक्टिंग का, तो उसमें आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब जो है जैसे हमें अब डायरेक्टिंग समझ में आ गया कि किसी को एक तरीके से गाइड करना, सुपरवाइज करना, या फिर कुल मिला के उसको ये अंडरस्टैंड करवाना कि काम को जो है किस तरीके से करना है टू अचीव द डिजायर्ड गोल। अब जो है हम फीचर्स देख लेते हैं डायरेक्टिंग के, कि डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं। सो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग भी पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग तो आपके वो 4 आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपसे पूछा है एसेंशियल्स ऑफ जो है डायरेक्टिंग क्या है, तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस सी, सबसे पहला, इट इनिशिएट्स एक्शन। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग जो है एक्शन में बिलीव करता है। दैट मीन्स आपने जो प्लान किया है उसको कन्वर्ट करना किसमें, इनटू एक्शन फॉर्म में, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिया और वो काम होना है। डायरेक्टिंग का मेन काम यही होता है। अब स्टाफिंग वगैरह हो गई है, आपने सबको अपने काम उनको बता दिए हैं कि किसको क्या काम करना है, अब जो है उसको एक्शन में प्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। ठीक है, देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्ट कर दिया। जहां पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, है ना, तो वहां पे जो है आपका हमेशा आपको उनको जो है गाइड करना है। या तो आपको कभी जरूरत पड़ेगी कि उनको सुपरवाइज करना है, कभी उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, है ना, और या तो कभी उनको मोटिवेट करना है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडर का काम कभी नहीं रुकता है, वो काम जो है चलते रहना है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट कर दिया है तो काम खत्म, उनको उस चीज पे जो है सुपरविजन करना पड़ेगा। काम धीरे हो रहा है तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो इट इज अ कंटिन्यूअस वन। देन कम्स परवेजिव। जो है डायरेक्टिंग जो है परवेजिव है, जैसे कि हमने मैनेजमेंट में भी बात की थी कि मैनेजमेंट इज अ परवेजिव यानी यूनिवर्सल। हर जगह जो है डायरेक्टिंग का काम है, यानी इट टेक्स प्लेस एवरीवेयर, है ना। एवरीवेयर जहां पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, वहां पे जो है डायरेक्टिंग का काम रहेगा। देन कम्स इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का जो काम है वो जो है उसकी जो अथॉरिटी हम बोलें, वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है। मैनेजर जो है, अ, हम मान लें जनरल मैनेजर जो है वो मैनेजर को कुछ बात बताएगा, फिर मैनेजर जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैनेजर को बात बताएगा, है ना, यानी उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो टॉप से लेकर बॉटम तक जाता है। दैट इज द फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है हमारा जो डायरेक्टिंग है वो हमेशा जो है एक्शन में बिलीव करता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि प्लान को जो है परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, दैट इज द असेंशियल बिहेवियर, यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यदि हमने सिर्फ सोच लिया, गाइड कर लिया, उससे काम नहीं होगा। आपका परफॉर्मेंस के कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, एक्शन में हो रहा है कि नहीं, वो देखना, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, है ना। दैट मीन्स एक तरीके से आपकी एक्शंस जो है परफॉर्मेंस वे में दिख रही हैं, प्रैक्टिकली दिख रही हैं। देन कम्स ह्यूमन एलिमेंट, यानी यहाँ पे डायरेक्टिंग में एक सबसे खास बात ये होती है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्या है। यहाँ पे जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं एम्प्लॉयज से, ताकि जो है उनकी नीड्स को समझा जा सके कि एम्प्लॉयज की क्या नीड है, वर्कर्स क्या चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे उन चीजों को डेवलप किया जाता है ताकि वर्कर्स को भी सेटिस्फेक्शन रहे, उनको एक फ्रेंडली माहौल मिल सके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। सो इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एलिमेंट। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग जैसे कि हमने बात करी कि उसका एक एलिमेंट है, दैट इज नोन एज मोटिवेशन। तो उनको जो है समय समय पर डायरेक्टिंग में मोटिवेट करते रहना अपने एम्प्लॉयज को,
वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है, यानी किसी दूसरे की तारीफ करना ताकि जो है दूसरा समझ जाए कि यार मुझे भी इस तरीके का काम करना है। कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन वर्क करता है। या फिर फाइनेंशियल मोटिवेशन, पैसों से उनकी सैलरी बढ़ा देना, उनको बोनस देना, इस तरीके से। या फिर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यानी कि उनको प्रमोट कर देना, एक तरीके का जो है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। सो इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देन फैसिलिटेट्स चेंज, जो है हमेशा डायरेक्टिंग जो है इस चीज पे बिलीव करता है कि हमें जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। यदि हम इसका एग्जांपल लें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब नया नया जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई थी, तो बैंक्स ने ये डिसाइड किया था कि हमें जो है अपने सभी ऑफिसेस को जो है कंप्यूटराइज्ड करना है। ठीक है, तो वहां पे जो है ये प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज अपने आप में जो है हेजिटेट होने लगे उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, कि ये चेंज तो हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे चला पाएंगे, हमें तो टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि टेक्निकल फ्रेंडली नहीं था उस समय माहौल, है ना। तो उस समय एम्प्लॉयज उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग की मदद से जो है एम्प्लॉयज को जो है उसके जो है इंस्ट्रक्शन या एक तरीके से उनको गाइड किया गया कि ये कंप्यूटर जो है हमारे लिए क्या पर्पस के लिए है, हमें कैसे मदद करेंगे, हमारा टाइम कैसे ये बचाएंगे। उनको उसको जो है समझाना पड़ा कि किस तरीके से जो है कंप्यूटराइज सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसकी कैपेसिटी या इफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। तो वहां पर जब उनसे कम्युनिकेशन किया गया तो जो है कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत आसानी से बैंक्स में आ पाए। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग की मदद से जो है हम चेंजेस को जो है एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो दोस्तों डायरेक्टिंग क्या होता है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी, ग्रुप को साथ में लेकर चलना, टीम स्पिरिट बनाना। ओके, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को जो है एम्प्लॉयज के लिए करना, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। फिर हमने देखे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग या फिर असेंशियल्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन कभी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपसे पूछ ले, ओके, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पूछ ले, तो आप उसमें भी यही चीज लिखना है। बस आपको क्या करना है, उसकी डीलिंग को थोड़ा सा चेंज करना है। वहां पे आपको ये बताना है इट इनिशिएट्स एक्शन, यानी ये जरूरी है डायरेक्टिंग का पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ये परफॉर्मेंस लाता है ना, जो हमने प्लान किया है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है। तो उसको आप इंपॉर्टेंस वे में बता दीजिए। तो क्वेश्चन डायरेक्टिंग और उसके फीचर्स आए या कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो भी आप यही लिख देना, प्रिंसिपल्स आते हैं, इंपॉर्टेंस आते हैं तो भी आप लिखना, लेकिन डीलिंग वहां पर थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, मतलब तो हमें समझ में आ गया है, बस उसके इंपॉर्टेंस पूछा गया है तो हमें इंपॉर्टेंस वे में उसको बताना है, प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं तो प्रिंसिपल वे में बताना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is direction? Discuss the different techniques of direction. डायरेक्शन क्या होता है और डायरेक्शन की अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उनको जो है हमें डिस्कस करना है। अब डायरेक्शन तो हमने समझ लिया, यदि क्वेश्चन आता है किसी अलग फॉर्म में भी तो हम डायरेक्शन जो है वहां हमने देखा है वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्या है, यदि शॉर्ट में हम बात करें तो डायरेक्शन जो है 4 एलिमेंट से बना है, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, और फिर जो है आपका कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज लीडरशिप। ठीक है, तो इन एलिमेंट से जो है मिलकर डायरेक्टिंग बना है। अब डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। यदि हम बात करें टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन हम किन तरीकों से कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स दी गई है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। जो हमने फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है तो ये लीडरशिप स्टाइल्स कहलाती हैं या फिर डायरेक्शन की टेक्निक्स कहलाती हैं। तो उस फॉर्म में भी यदि क्वेश्चन आता है तो हम सेम चीज लिखेंगे। तो यूजली यदि हम बात करें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन या फिर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, ध्यान देना है दोनों में सेम चीज आएगी।
तो ये यूजली जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, यानी 3 टेक्निक्स हैं लीडरशिप की। पहली है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ओके, दूसरी है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, एंड थर्ड इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, है ना। तो अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इसमें जो है जो लीडर रहता है यानी जो बॉस रहता है वो खुद की चलाता है ना, ऑर्डर देता है, और उस ऑर्डर को जो है उसके जो नीचे के तबके के लोग रहते हैं यानी जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं वो जो है फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन को, है ना। तो दैट इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। आइए इसको देखते हैं। इट इज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, है ना, जैसे कि हमने बात की कि बॉस रहता है या लीडर रहता है, तो इसे जो है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है, या फिर हम इसको बोलें ऑथोरिटेटिव लीडरशिप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बॉस सेंटर्ड होती है ना, इसमें बॉस की जो है चलती है, मैनेजर की चलती है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे सबऑर्डिनेट से कंसल्ट नहीं किया जाता है। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो देम। लीडर ऑर्डर दे देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट को जो है उनको फॉलो करना है बिना किसी क्वेश्चन के। ही गिव्स रिवॉर्ड्स एंड पुट्स पेनल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, और जब काम अच्छा होता है तो वो रिवॉर्ड दे देता है, और काम अच्छा नहीं होता है तो वो उसके लिए पेनल्टी दे देता है। तो दैट इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यदि इसमें हम एग्जाम्पल को देखिए कि ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है जो ऑटोक्रेटिक वे में होती है, जहां सिर्फ बॉस अपनी चलाता है, तो एडोल्फ हिटलर जो थे वो इस चीज को जो है मानते थे कि जो है जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं या जो भी उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं वो जो है उनका ऑर्डर सुने, कोई भी इंडिपेंडेंटली आके उनसे कोई डिस्कशन न करें। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑटोक्रेटिक का। एडोल्फ हिटलर की जो कॉन्स्टिटेंसी थी या उसके जो मेंबर्स थे वो जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे बेस्ड थी। अब हम बात करें पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जैसे कि नाम से ही हमें पार्टिसिपेशन दिख रहा है, इसे जो है डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है कि इसमें बॉस जो है, जो लीडर है, वो सबऑर्डिनेट्स को सुनता है और उन्हें उनके सजेशंस लेता है और डिसीजंस करते समय जो है उनका इन्वॉल्वमेंट करता है। दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इट इज अ ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, है ना, इसमें ग्रुप को जो है बेस बनाया जाता है। अंडर दिस लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेट विद एम्प्लॉयज, है ना, सभी के कंसल्टेशन से जो है डिसीजन लिया जाता है। ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन एंड लिसन टू द सजेशन एंड ग्रीवियंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को सुना जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके सजेशंस को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, जो कि ग्रुप बेस्ड है। और ऑटोक्रेटिक की बात करें तो ये क्या है, बॉस सेंटर्ड है। बॉस सेंटर्ड कैसे होगी, ये आपके लीडर हैं और ये लीडर जो है सबऑर्डिनेट एक को, सबऑर्डिनेट सेकंड को, सबको जो है ये इंस्ट्रक्शन देते फिरते हैं। और वहीं यदि हम पार्टिसिपेटिव की बात करें तो ये लीडर हो गए, और ये जो है सबऑर्डिनेट 1 की भी बात सुनेंगे, 2 की भी बात सुनेंगे, सबऑर्डिनेट 3 की भी बात सुनेंगे, ऐसे ही जितने भी सबऑर्डिनेट होंगे सबको जो है पार्टिसिपेटिव ग्रुप लेवल पे लेके चलेंगे। अब आती है हमारी थर्ड टेक्निक, दैट इज नोन एज फ्री रेन लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं LASSEZ, लेजेस फेरे लीडरशिप स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है, लेजेस फेरे क्या, यानी जैसे पूरा फ्री छोड़ दिया जाता है, आपको पूरी अथॉरिटी दी जाती है डिसीजंस लेने के लिए, यानी यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को एक तरफ से आगे रखा जाता है काम करने के लिए, उनको इनिशिएट किया जाता है। दिस स्टाइल्स इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे पूरी तरीके से जो है आपको अथॉरिटी जो है डेलीगेट की जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टेक डिसीजन, ताकि सबऑर्डिनेट खुद से जो है डिसीजन ले पाए। हियर लीडर अवॉइड्स पावर, यहाँ पे कोई लीडर अपना पावर या अपना एटीट्यूड नहीं दिखाता है। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टेक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेटेड। जो सबऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है एज अ रिसोर्सेज वे में वो उनको लाके दे देता है, वो इन्फॉर्मेशन, बाकी काम जो है वो सबऑर्डिनेट करते हैं, यानी फ्री छोड़ दिया जाता है लोगों को काम करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स को एक तरफ से आगे बढ़ाया जाता है काम करने के लिए। दैट इज नोन एज फ्री
रेन लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो हमने 3 स्टाइल्स देखी, ऑटोक्रेटिक या फिर जिसको ऑथोरिटेटिव बोलते हैं, जो बॉस सेंटर्ड होती है, जिसमें हमने एडॉल्फ हिटलर का जो है एग्जाम्पल देखा। फिर जो है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, जिसको नाम से ही क्लियर है कि ये ग्रुप बेस्ड होती है, सबको साथ में लेके चलती है, तो लीडर और सबॉर्डिनेट आपस में जो है एक दूसरे के कंसल्टेशन से जो है डिसीजन लेते हैं। और फ्री रेन में जो है डिसीजन जो है सबॉर्डिनेट लेता है, और जो है एक तरीके का गाइडेंस जो है वो उसको सुपीरियर देता है। दैट इज नोन एज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो आजकल के जो स्टार्टअप चल रहे हैं वो इस पे बेस्ड हैं, फ्री रेन पे, कि हाँ आपका जो आइडिया है हम उसको सुनेंगे, हम आपको गाइड कर देंगे, आप काम करो। पार्टिसिपेटिव यदि हम बात करें, जैसे कि नारायण मूर्ति को ले लें, ही इज द इन्फोसिस फाउंडर, इन्फोसिस के फाउंडर है। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के सजेशंस को सुनते हैं, उनके जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करके जो है डिसीजन लेते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है पार्टिसिपेटिंग का। तो दिस आर द डिफरेंट टेक्निक्स और स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप और डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है ये हमें बताना है। अब कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि हमने देखा था डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट कम्युनिकेशन किसी भी डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है, कहीं पे भी जो है बातचीत जरूरी है ना। अब कम्युनिकेशन एक तरीके का क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हम बोल सकते हैं, या फिर आपके ओपिनियंस देना, सजेशंस देना, दैट इज ऑल कम्स अंडर जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन जो है हम बातचीत से भी कर सकते हैं, या फिर अपने हाव भाव, दैट इज नोन एज गेस्चर्स, अपने गेस्चर्स से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले को। किस तरीके से, आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स exchange of ideas, views, message, information, okay, instructions between two or more persons by different means such as spoken words, written words, diagram, pictures और graphs या फिर gestures। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके का एक्सचेंज होना, आइडियाज हो सकता है आपके पास हो, व्यूज हो, मैसेज हो, या कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करना हो, या किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन हो। व्हेन टू और मोर पर्सन जो है अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, या इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं, या इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये अलग अलग मीन्स से हो सकता है। या तो आपने बोलकर कुछ बता दिया किसी को, स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स यानी किसी डॉक्यूमेंट में लिख के रिटन फॉर्म में, दैट इज, या फिर किसी डायग्राम से, पिक्चर से या ग्राफ से कुछ एक्सप्लेन कर दिया, या फिर अपने गेस्चर से यानी बॉडी लैंग्वेज से, यानी अपने हाव भाव से आपने बता दिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप गुस्से में रहते हैं तो आप बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं, और उस फॉर्म में आप एक्सप्लेन करते हैं कि यू आर एंग्री। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि वी आर हैप्पी, है ना। जब हम कंफ्यूज रहते हैं तो इट इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हमारे फेस पे हमेशा आप देखोगे आपके जो आईब्रोज हैं वो ऊपर दिखेंगे व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो दैट इज नोन एज गेस्चर। जब आप आपकी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। सो दिस इज कम्युनिकेशन। अब हम बात करें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहां पे ये टू वे प्रोसेस होता है ना। इट इज अ टू वे प्रोसेस विथ सेंडर एंड व्हेन द फीडबैक कम्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। टू वे प्रोसेस यानी सबसे पहले सेंडर से जो है बातचीत चालू होती है। सेंडर जो है कुछ बात, उसकी मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है किस तक पहुंचाता है? रिसीवर तक पहुंचाता है, और रिसीवर जो है वापस इसको कम्युनिकेट करता है कि हाँ आपकी जो बात है उस पर ये प्रतिक्रिया वो देता है, जो भी प्रतिक्रिया देता है उसको कहते हैं फीडबैक। तो कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब इस सेंडर और रिसीवर के बीच में स्टेप्स आती हैं, वो कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं? लेट अस सी। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस उसी को ही कहते हैं। लेट अस सी। पहले तो इसमें आ जाएगा सेंडर, यानी जो आइडिया कन्वे करता है, वन हु कन्वेज आइडिया, यानी जिसके पास आइडियाज है या ओपिनियन है,
उसको हम बोलेंगे सेंडर, है ना, यानी जो बातचीत करना चाहता है ही इज नोन एज द सेंडर। फिर मैसेज, यानी मैसेज आपका आइडिया हो सकता है, आपके पास किसी के लिए कोई सजेशन हो सकता है, ओके, आपका व्यू या ओपिनियन हो सकता है, या फिर हम एक तरीके से कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी को पहुंचाना सकते हैं, दैट इज नोन एज मैसेज। ठीक है। फिर इनकोडिंग, यानी जो बातचीत आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सामने वाले को बोलना चाहते हैं, उसकी इनकोडिंग करना, यानी उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज ढूंढना। ये लैंग्वेज जो है या तो आप बातचीत से कर सकते हैं, है ना, एक कॉमन मीडियम जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल हो सामने वाले के लिए और आप भी उसको बोल सकते हैं, या तो वो, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है आप उसको इनकोडिंग करना, दैट इज नोन एज इनकोडिंग। आपके आइडियाज को जो है एक तरीके के शब्द देना, लैंग्वेज प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज इनकोडिंग। देन कम्स मीडियम, ये जो बातचीत, ये आइडिया जो आप किसी को सामने वाले को दोगे, उसके लिए किस मीडिया का आप उपयोग कर रहे हैं। आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, कोई सी भी मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, कि आप जो है लेटर लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, यानी रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये जो है सोर्स, किस सोर्स से जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मीडिया। कोडिंग, अब यहाँ पे डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो सेंडर ने इनकोडिंग की है, यानी आपको जो बताया है उसको अंडरस्टैंड करना। ये कौन करेगा? जो रिसीवर होगा, जिससे ये बातचीत होना चाह रही है, वो उस बातचीत को समझेगा, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। ठीक है। डिकोडिंग कौन करता है? दैट इज नोन एज रिसीवर, यानी जिसके पास वो बातचीत पहुंच जाती है, जिसके पास वो आइडिया आ जाता है, ही इज नोन एज द रिसीवर, है ना, जिससे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अब रिसीवर ने कम्युनिकेट करा है, उस चीज को समझा है, सॉरी, रिसीवर ने जो है जो बातचीत हुई है उस चीज को समझेगा, ही इज नोन एज द रिसीवर। देन रिसीवर गिव्स हिज फीडबैक, उसका जो भी प्रतिक्रिया होगी इस पे, फीडबैक जो भी होगा, मे बी इंस्ट्रक्शन है तो उसको जो है आगे फर्दर गाइड करना, कुछ भी हो सकता है, जो भी वो फीडबैक देना चाहे, दैट इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब तक रिसीवर जो है फीडबैक नहीं देता है, अपनी बातचीत नहीं सामने वाले को बताता है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है क्या होता है? अधूरा रहता है। सो द कंप्लीट प्रोसेस यही है कि सेंडर जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है किसको पहुंचाता है? रिसीवर को पहुंचाता है। अब इस बीच में सेंडर क्या करता है? अपने मैसेज को लिखेगा, यानी उसका जो भी आइडियाज हैं उसको ध्यान में रखेगा, देन जो है उसकी इनकोडिंग करेगा, एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो फॉर्म करेगा टू कम्युनिकेट। और इनकोडिंग के बाद जो है आपका मीडिया सोर्स जो है आप चुनोगे कि किस माध्यम से जो है आपको बातचीत करनी है। ठीक है, टेलीफोनिक की, ओरल कम्युनिकेशन और जो भी है ना। फिर मीडियम के बाद जो है इसकी डिकोडिंग होगी, कि उसको समझा जाएगा रिसीवर के द्वारा, और रिसीवर जो है लास्ट में इसका फीडबैक दे देगा, दैट इज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बीच में एक चीज आती है, वो कभी भी हो सकती है, दैट इज नोन एज नॉइस। नॉइस यानी एक तरीके का हम बोले डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टरबेंस जो है हो सकता है। अब डिस्टरबेंस जो है अलग अलग चीजों से हो सकता है, सेंडर की तरफ से डिस्टरबेंस हो गया, रिसीवर की तरफ से हो गया, या बीच में वो डिस्टरबेंस या नॉइस हो गई। यानी हो सकता है आप किसी से टेलीफोन में कम्युनिकेट कर रहे थे और बार बार कनेक्टिविटी जो है बार बार उसकी जा रही थी और आपका फोन कट जा रहा था और बातचीत प्रॉपर नहीं हो पाई। आप जो कहना चाह रहे थे सामने वाला वो नहीं समझा, तो ये एक नॉइस का कारण हो सकता है ना। आप बोलना कुछ चाह रहे थे, सामने वाला समझ कुछ गया आपके वर्ड्स को, दैट इज ऑल्सो अ नॉइस और अ डिस्ट्रप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिटर्न फॉर्म ने आपने लिख के भेज दिया, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, दैट इज द नॉइस या फिर डिस्टरबेंस, है ना। तो दिस इज नोन एज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो सेंडर से रिसीवर तक, और उसमें एक चीज जो शामिल है, दैट इज द डिस्टरबेंस विच इज नोन एज नॉइस। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस, तो वो जो है हमें डिस्कस करना है। तो लेट अस सी
अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन जो है दो टाइप से हो सकता है, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से फॉर्मली यानी ऑफिशियली बातचीत करते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां पे जो है आपने जो है किसी से कम्युनिकेट किया, यानी सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से या सबॉर्डिनेट ने सुपीरियर से बातचीत की, लेकिन ऑफिशियल मैटर्स पे, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेट अस सी, इट रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यही होता है कि जब हम ऑफिशियली किसी से बातचीत करते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क किसी को दे दिया, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, तो उसी को ही हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है सुपीरियर्स और यानी मैनेजर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच में हो सकता है ना। नीचे जो है आपके सबॉर्डिनेट्स या फिर वर्कर्स आ सकते हैं। अब ये जो है, यदि हम बोलें कि सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को कोई प्लान बता रहा है, कोई पॉलिसी बता रहा है, तो दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। कुछ ऑफिस से रिलेटेड जो है प्लान या पॉलिसी बता रहा है, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। वैसे ही सबॉर्डिनेट जो है सुपीरियर को किसी ऑफिशियल मैटर पे कोई सजेशन दे रहा है या कुछ अपना ओपिनियन बता रहा है या कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो वो जो है एक तरीके से फॉर्मली बातचीत हो रही है, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसी का ही विपरीत, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे इन्हीं लोगों के बीच में बातचीत होती है पर किसी ऑफिशियल मैटर पे नहीं होती है, उसी को ही हम कहते हैं informal communication. It is a communication between different members of organization who are not officially attached to each other. ये officially एक दूसरे से attached नहीं है, ये inofficial way में बात करते हैं, जैसे कि socially interaction करना, friendly talk on non-official matters are discussed। जो friendly हम बातचीत करते हैं ऑफिस में ही बैठकर, जो है हम ऑफिशियल मैटर्स को छोड़कर जो है दूसरी बातचीत करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यदि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं रहता है। ये चार तरीकों से हो सकती है। या तो हमने गॉसिप कर ली, यानी किसी के बारे में कुछ बोल देना, दैट इज नोन एज गॉसिप। अब गॉसिप में क्या होगा, ए ने कुछ बी के बारे में बोला, बी ने सी के बारे में बोला, ऐसे ही किसी ने किसी के बारे में भी बोला, और इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नोन एज गॉसिप, है ना। फिर सेकंड आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है जहां पे फॉर्म होते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, सपोज ए और बी के बीच में कोई बातचीत हुई, है ना। अब इन दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया कि किसी को भी नहीं बताना है, जैसे यूजली कम्युनिकेशन में होता है कि किसी को भी नहीं बताना है। बट अब ए ने क्या किया, ए ने किसी सी को जाके बोल दिया कि ये बात ऐसी है और आप किसी को मत बताना, और फिर सी ने जो है डी को जाके बता दी, और ऐसे ही बी ने भी यही किया। बी ने जो है किसी अदर फॉर्म के पास, ई के पास गया, एफ के पास गया, और इस तरीके से जो है अपना अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, उसी को ही बोलते हैं क्लस्टर, है ना। एक तरीके से अपना ग्रुप फॉर्म करके और वो बातचीत कम्युनिकेट कर दी, दैट इज नोन एज क्लस्टर, है ना। तो क्लस्टर यानी यूजली क्लस्टर को कहा जाता है गुच्छा। और ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और नाम है जिसे कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, यानी ग्रेप वाइन यानी अंगूर के जैसे जो है बातचीत भी आपकी फैलती है, इसलिए जो है उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कि ग्रेप वाइन को समझें तो जैसे बातचीत पहले यहाँ से चालू हुई, अब इधर ट्रांसफर हो रही है, फिर इसने इसको बोल दिया, इसने इसको बोल दिया, इस तरीके से जो है बातचीत फैलती फैलती ग्रेप्स के का फॉर्म ले लेती है कि बात यहाँ से निकली है और यहाँ तक जो है फॉर्म हो गई है, इसलिए जो है इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज नोन एज द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लस्टर फॉर्म कर लिया, ऐसे ही होता है एक सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में बातचीत ए ने जो है बी को बताई, बी ने जो है सी को बताई, और डायरेक्शन वाइज जो है सिस्टमेटिक, यानी सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड यदि हम बोलें
तो फैमिली में यूजुअली बड़े ने छोटे को बता दी और उसके बाद जो है बातचीत ट्रांसफर होते होते नीचे के फैमिली मेंबर तक आ रही है, उसको हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड। अब इसमें फोर्थ फॉर्म आता है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तुक्का मारना। आपने रेंडमली किसी को भी बातचीत, आपको कुछ पता पड़ा और आपने किसी को भी वो बातचीत बता दी, यानी आपने इस तरीके से बोल दिया ऐसा मुझे पता चला है ना। जब पता चला है तो आप उस पर्सन का नाम नहीं बताते, आप रेंडमली कुछ भी बोल देते हैं, है ना। ऐसे ही आप किसी ई के पास जाके वो पूछेंगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है क्या, तो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, रेंडमली जहां पे आप तुक्केबाजी करते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 फॉर्म हो सकते हैं, गॉसिप करना, गप्पेबाजी करना। क्लस्टर फॉर्म हो सकते हैं जहां पे आपस में हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि किसी को नहीं बताना है और फिर हम ही दूसरों को बताने लगते हैं, दैट इज नोन एज क्लस्टर। फिर आता है आपका सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, इस तरीके से बातचीत जाती है। फोर्थ आता है आपकी प्रोबेबिलिटी, रेंडमली आप किसी भी पर्सन के पास जाके और उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। और हमने इस बीच में एक कंसेप्ट देखा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है एक तरीके से ग्रेप वाइन यानी ग्रेप्स का फॉर्म ले लेता है, तो इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जो है आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, अपवर्ड कम्युनिकेशन ये होता है जब आपका कम्युनिकेशन जो है व्हेन द सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म्स और पास एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर्स, द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर्स, दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही फॉर्म होते हैं। डायरेक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें हमने क्या देखा था? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, और बातचीत जब सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। जब सबॉर्डिनेट कुछ ऑफिशियल मैटर पे बातचीत कर रहा है सुपीरियर से, उसको बोलते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। जब सबॉर्डिनेट कुछ इन्फॉर्म कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है किसको? अपने ऊपर वाले मैनेजर को, द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब जब सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को बोलेगा तो सिंपल सी बात है, दैट विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। when the flow of information from top level to lower level is known as downward communication. Okay, downward communication, that is from superior to subordinate, जो कि superior से subordinate की तरफ जाती है। ठीक है, यही बातचीत दैट इज जब सुपीरियर जो है अपनी बातचीत कम्युनिकेट करता है अपने नीचे वाले पर्सन को, सबॉर्डिनेट को, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन जो है नीचे की तरफ आता है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये भी फॉर्मल का पार्ट हो गया। तीसरा इसमें होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है व्हेन द टू और मोर पर्सन्स वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी डिपार्टमेंट विथ ईच अदर। तो ये हॉरिजॉन्टली जो है बातचीत होती है, यानी जैसे कि कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, और वो जो है बातचीत कर रहा है सेम लेवल अथॉरिटी के लोगों से, यानी ये जो है इनके पास जो अथॉरिटी है वो सेम है, यानी ये अलग अलग टाइप के मैनेजर हो गए। सपोज ही इज द सेल्स मैनेजर, ही इज द प्रोडक्शन मैनेजर, ही इज द मार्केटिंग मैनेजर। तो इस तरीके की जो बातचीत होती है, इनके बीच में जो बातचीत होती है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टली, यानी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके पास रहती है और आपस में आप बातचीत करते हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें एक आता है डायगोनल, जहां पे बातचीत जो है इस तरीके से प्रोडक्शन के किसी मैनेजर से सेल्स के मैनेजर ने बात कर ली, इस तरीके से इसके किसी पर्सन से बात कर ली, और प्रोडक्शन के जो है इस तरीके, तो दैट इज डायगोनल, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आता है आपके एक्सप्रेशन के हाव भाव पे जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। हम किसी को कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो या तो हम उससे बातचीत करेंगे या फिर हम उसको लिख कर दे देंगे, ये 2 तरीके होते हैं। तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे ओरल कम्युनिकेशन, द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन two individuals, okay, under this both the parties, that is sender and receiver exchange their ideas through oral words, either face to face or
टेलीफोन। दैट मीन्स आप डायरेक्टली किसी से बात करते हैं शब्दों के माध्यम से, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसी का ही ऑपोजिट क्या आ जाएगा, तो क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन, व्हेन द कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस रिटन वर्ड्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। यानी आपने किसी को डॉक्यूमेंट लिख दिया, किसी को लेटर लिख दिया, तो इस तरीके का यानी रिटन फॉर्म में आपने अपनी बातचीत को कम्युनिकेट किया है, दैट इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक्स, उसको हमने देखा है कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। एक बार इसको जो है हम डायग्रामेटिक वे में भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो है रिवीजन हो जाए। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर देखा हमने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और तीसरा जो है हमने देखा है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप पॉज कर लीजिए और आप रिवाइज करके खुद ही नीचे पहले लिख लीजिए, और फिर जो याद नहीं आएगा उसको चेक मैचअप कर लेंगे, और याद आ जाएगा तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने कौन कौन से देखे थे, 2 तरीके के देखे थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है आपकी बातचीत जो होती है दैट इज ऑफिशियली होती है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है नॉन ऑफिशियल बातचीत होती है, और ये किन के बीच में होती है, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, यानी मैनेजर्स एंड लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर डायरेक्शन के बेसिस पे हमने देखे 3, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड हॉरिजॉन्टल। और ये एक तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं, अपवर्ड बोलो, डाउनवर्ड बोलो या हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड कम्युनिकेशन में जब आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नीचे के पर्सन की तरफ से ऊपर जा रहा है, यानी सबॉर्डिनेट जो है वो अपनी बातचीत जो है अपने मैनेजर से कर रहा है, यानी सुपीरियर से कर रहा है, दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड, जब यही कम्युनिकेशन, जब सुपीरियर जो है अपना कम्युनिकेशन जो है सबऑर्डिनेट को कुछ बता रहा है, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर हॉरिजॉन्टल में जब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी जिनके पास है और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। यानी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सेल्स मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर से बातचीत कर रहा है या कुछ पॉलिसी डिस्कस कर रहा है, वहीं मार्केटिंग मैनेजर से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी उनकी सेम है लेकिन उनकी ऑफिशियल बातचीत हो रही है, दैट इज नोन एज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। फिर एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगेन हमने 2 फॉर्म्स देखे, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जहां पे आप ओरली बातचीत करते हैं वर्ड्स के माध्यम से, टेलीफोनिक हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा आता है रिटन, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आप रिटन फॉर्म में लेटर्स के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं किसी को लिखित में, या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंचा रहे हैं किसी को, तो दैट इज इन द रिटन फॉर्म। जब किसी से आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। जब क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप डेफिनेटली इस तरीके से डायग्राम भी बनाकर आइए, यू विल हैव अ रिसीव अ गुड मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है फिनिश हुआ। अब जो है आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, explain the barriers to communication and give your suggestion to overcome these barriers to communication. अब बातचीत करते समय बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, वो कौन कौन सी बैरियर्स आते हैं, इनको बाधाओं को, बैरियर्स को जो है लिमिटेशंस भी कहा जाता है। तो लिमिटेशंस के नाम से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप मेंशन कर देना, और इनको इनके लिए हमें सजेशन प्रोवाइड करना है कि जिससे कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स आ रहे हैं वो हट सके। या फिर क्वेश्चन एक अलग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, सजेस्ट द स्टेप्स फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन बेहतर कब हो सकता है, किस तरीकों से हो सकता है, वो उनको का सजेशन आप दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएगा तो आप मेंशन करेंगे। तो क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन करने में। तो लेट अस सी, सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे हमारे बीच में जो बात कर रहा है सेंडर और जो रिसीवर है,
उनके बीच में सामान्यता नहीं रहती है लैंग्वेज को लेकर, यानी मैं कुछ बोल रही हूँ और आप उसको नहीं समझ पाए, ये एक बैरियर होता है। ये बैरियर ऐसा हो सकता है कि मुझे हिंदी आती है लेकिन सामने वाले को मराठी आती है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो ये एक बैरियर हुआ कि नहीं, कि लैंग्वेज एक मोड है जब हम सामने वाले को प्रॉपरली अपनी बातचीत कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज नोन एज लैंग्वेज और सेमेंटिक बैरियर। इसके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। वाइडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका तरीका जो है हमने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। हो सकता है हमने कुछ वर्ड्स का ओमिशन कर दिया, कुछ वर्ड्स जरूरी थे उसमें वो बोलना, वैसे वर्ड्स नहीं बोले, या गलत तरीके से बोल दिए। तो ये एक वे हो सकता है जिसके कारण हमारी बातचीत जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई है। दूसरी, फॉल्टली ट्रांसलेशन, हमने उसका मीनिंग जो है वो गलत निकाल लिया, सामने वाले ने हमसे कहा कुछ और हमने कुछ और समझ लिया, जो यूजुअली अभी प्रॉब्लम रहती है कम्युनिकेशन में, है ना, किसी से भी बातचीत कर, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन उसको कहते हैं। फिर आता है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, यानी कभी कभी क्लैरिटी नहीं रहती है कि क्या कहा गया है, हम कुछ और समझ लेते हैं। जैसे यूजली जब हम बातचीत करें ऑफिस लेवल पे, तब क्या होता है कि सपोज आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने आपको मीटिंग में ऐसा कहा है कि हमें जो है गुड्स का ध्यान रखना है। जैसे कि उन्होंने ऐसा बोला, टेक केयर ऑफ गुड्स, है ना, टेक केयर ऑफ गुड्स। अब टेक केयर ऑफ गुड्स तो उन्होंने बोल दिया, अब यहाँ पे उनका मतलब ये था कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब कि आप क्वालिटी का ध्यान रखिए, है ना, उनका फोकस क्वालिटी पे था। आपने क्या समझ लिया, आपने ये अज्यूम कर लिया कि वो बोल रहे हैं कि गुड्स को जो है ध्यान से सेफली रखना है, कहीं खराब नहीं हो जाए, है ना। तो ये अलग अलग बातचीत, सामने वाला आपसे कह कुछ रहा था, आपने कुछ अलग अज्यूम कर लिया, दैट इज नोन एज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। फिर आता है टेक्निकल जार्गन, यानी टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझ पाना। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सामने वाले की बातचीत को नहीं समझ पा रहे हैं। सपोज आपकी मीटिंग चल रही है, उस पे आपका मैनेजर जो है बार बार बोल रहा है बीपी सेल्स कितनी आई है, या बीपी इस तरीके से बात कर रहा है। अब टेक्निकल टर्म है ब्रेक इवन एनालिसिस, हो सकता है कोई वहां पे सीनियर पर्सन हो या कोई नया अपॉइंटेड पर्सन हो जिसको वो टर्म जो है टेक्निकल वर्ड नहीं पता हो, और इस वजह से आप कुछ और इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो ये होता है टेक्निकल जार्गन। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझ पाना भी एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। देन बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज यानी आपके हाव भाव से, एक्सप्रेशन से आपने जो है कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं और उसको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आपको गुस्सा आप शो कर रहे हैं, तो ये भी एक बैरियर हो जाता है इन द टॉकिंग टू समवन, ठीक है। तो ये है लैंग्वेज बैरियर या सेमेंटिक बैरियर, हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला जो है उसको नहीं समझ रहा है उस फॉर्म में, दैट इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज बैरियर। अब जो है देखते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर। कुछ ऐसे बैरियर हैं जो साइकोलॉजी के, हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कुछ सोच लेते हैं अपने हिसाब से, और उसके कारण जो है प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ अटेंशन, कभी कभी ध्यान नहीं देना, ये एक कम्युनिकेशन का मिसमैच इन द कम्युनिकेशन हो जाता है इसके कारण से। यानी सपोज कुछ आपका वर्कर जो है मैनेजर को कुछ बता रहा है, कोई बातचीत बता रहा है, अब मैनेजर जो है लगा है अपने किसी इंपॉर्टेंट फाइल को ढूंढने में, तो उसने जो है ध्यान ही नहीं दिया कि उसका वर्कर, उसका सबॉर्डिनेट उसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन, यानी किसी ने आपको कोई बातचीत कही और आप उसको याद ही नहीं रख पाए, रिटेन ही नहीं रख पाए कि वो क्या कह के गया या क्या, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिससे कम्युनिकेशन जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। डिस्ट्रस्ट, कभी कभी हमको भरोसा नहीं रहता है सामने वाले के ऊपर, हम उसको कितना भी कह लें, हमको अंदर से ये फील होता है कि यार ये काम तो ये नहीं करेगा, और उसके कारण, उस डिस्ट्रस्ट के कारण जो है एक गैप आ जाता है कम्युनिकेशन में, वो है एक साइकोलॉजी। यानी हमने अपने मन से ही ये चीजें थॉट कर ली है कि वर्कर कुछ कह रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है जरूरी नहीं होगा, है ना, मन में ही सोच लिया, तो दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर जो है आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे रहता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ बनाई गई है, आपने कुछ और समझ ली, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी बैरियर। यदि इसको हम एग्जांपल से समझें, आप
कि मैनेजर ने आपको बोला कि अब जो है प्रोडक्शन इस बार जो है हम बढ़ाएंगे 10% से, और कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। उन्होंने आपको इस बात को कम्युनिकेट किया और वर्कर ने उसको कैसे ले लिया अपने पास कि प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। उन्होंने इस तरीके से उसको पॉलिसी को ले लिया, तो ये एक बैरियर होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है प्रॉपरली नहीं समझ पाना, आपका सुपीरियर कुछ और बोलना चाह रहा है लेकिन सबॉर्डिनेट ने कुछ और समझ लिया, दैट इज ऑल्सो अ बिग हर्डल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर आता है स्टेटस डिफरेंस, जो कि सुपीरियर है या मैनेजर है या टॉप अथॉरिटी है, वो जो है अपने आप को स्टेटस वाइज डिफरेंट समझते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार जो वर्कर्स हैं, है ना, उनका ये इंटेंशन रहता है कि ये हमारी बातचीत कहाँ समझेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊंचे स्टेटस के लोग हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में, है ना, बातचीत करने में ये एक दिक्कत आ जाती है। देन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स, कभी कभी आपके सुपीरियर्स जो है एटीट्यूड करते हैं कि वो जो है टॉप लेवल पे हैं, तो वो आपकी बातचीत जो है प्रॉपरली नहीं सुनते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये एक बाधा आ जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। अब जो है दैट इज पर्सनल बैरियर्स, कुछ जो है पर्सनल लेवल पे बैरियर्स होते हैं, बाधाएं होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को जो है प्रॉपर नहीं होने देती हैं, यानी कम्युनिकेशन को जो है इनइफेक्टिव कर देती है, हमारा कम्युनिकेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस हमको अलाउ नहीं करता है कि हम सामने वाले के सामने अपना पक्ष रखें, अपना ओपिनियन रखें कि हम क्या चाहते हैं या हमारा क्या सजेशन है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये एक पर्सनल बैरियर है जिसके कारण जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है दो लोगों के बीच में। देन फियर ऑफ अथॉरिटी, कभी कभी हमें डर लगता है कि जिस अथॉरिटी पे हम हैं, यानी जो पावर हमारे पास है, यदि हम कुछ कम्युनिकेट कर देंगे तो हो सकता है हमें वो अथॉरिटी से उतार दिया जाए। हमें जो प्लेस मिली हुई है, पोजीशन मिली हुई है, वो बहुत अच्छे लेवल की, और आपको डर लगता है कि यदि आपने कम्युनिकेट कर दिया तो ऐसा तो नहीं आपके सुपीरियर आपको नीचे डाल देंगे। तो इसके कारण भी जो है आप बातचीत नहीं करते हैं, तो जो है ये एक बाधा हो जाती है इन द कम्युनिकेशन। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आपका मन आपको अलाउ नहीं करता है कि आपको बातचीत करनी है, तो अनविलिंगनेस आपकी इच्छा ही नहीं है, और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि कम्युनिकेशन जो है कैसे होना चाहिए, तो दैट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। देन लैक ऑफ इंसेंटिव, आपको कोई मोटिवेशन नहीं है कि किस उद्देश्य से जो है आप बातचीत करें, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर हो जाता है। देन कम्स नॉइस, टाइम एंड डिस्टरबेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि कभी कभी हम किसी से बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से वो कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा है। जैसे कि हमने डिस्टरबेंस देखा था, जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है तो नॉइस तो कहीं पे भी आ सकती है, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं और नेटवर्क बार बार जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उस डिस्टरबेंस की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। कभी कभी टाइम, हमें बोलना है अभी, लेकिन सामने वाले के पास उस पर्टिकुलर टाइम पे समय नहीं है ना, तो इसके कारण वो बातचीत उस समय पे नहीं हो पाई, तो ये एक पर्सनल बैरियर हो जाता है। कभी कभी डिस्टेंस की वजह से हम सामने वाले से बातचीत नहीं कर पाते हैं। सपोज कोई क्रूशियल मैटर है और हमें ऐसा लगता है कि हमें पर्सनली किसी से मिलकर जो है बातचीत करना है, लेकिन वो डिस्टेंस के कारण जो है हम बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज द पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, तो ये जो है बैरियर्स हैं जो एक कम्युनिकेशन को प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं कन्वर्ट कर पाती हैं, यानी हमारा कम्युनिकेशन जो है इनइफेक्टिव मोड में चला जाता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बाधाएं देख ली, लिमिटेशंस देख ली, बैरियर्स देख ली। अब इनके पीछे क्या सजेशंस हैं ताकि जो है एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। सो लेट अस सी सजेशन टू रिमूव द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, या फिर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले आता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आपको जो बातचीत करना है उसमें क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपको बातचीत क्या करना है, आपका आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या बातचीत करना है। देन कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, यदि आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन की स्टेट है तो आप दूसरों से बातचीत कीजिए, पहले उनसे कंसल्टेशन ले लीजिए, जिनको आप मानते हैं, समझते हैं, उनसे कंसल्ट करके और फिर जो है आप कम्युनिकेट कीजिए उस पर्सन से जिससे आपको बातचीत करना है।
सपोज आपको रिजाइन करना है ना, अब रिजाइन करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि डायरेक्टली बातचीत करके मैनेजर को बोल दें कि लेटर लिख के भेजें। अब आपके मन में 2-3 कंफ्यूजन चल रहे हैं, तो आप जो है किसी आपके कलीग से जो है एक तरीके से जाके पहले कंसल्ट कर लेंगे कि यार मुझे रिजाइन डालना है, तो क्या प्रॉपर वे रहेगा, मैं तो लेटर लिखकर सोच रहा हूँ कि इस तरीके से। तो आपका कलीग जो है जब आपसे बातचीत करेगा, कंसल्ट करेगा, तो हो सकता है आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए कि मेरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है। फिर यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। जो बातचीत आप कर रहे हैं वो प्रॉपर लैंग्वेज में होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि दूसरों को समझ में आए। ऐसी लैंग्वेज का यूज करना। जो आपकी टोन है, पीसफुल टोन होना चाहिए, किसी से भी जो है हर्ष वर्ड्स में यानी कठोर शब्दों में बातचीत नहीं करना। ये एक कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन बना सकता है। ठीक है, गुस्से में बातचीत नहीं करना, दिस शुड बी द थिंग, ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक, जो सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है उसको प्रॉपर फीडबैक देना, ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। सामने वाले ने आपसे बातचीत कर ली और आप उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है कम्युनिकेशन को क्या करता है, इनइफेक्टिव बना देता है। दूसरी बार वो बंदा आपके सामने आएगा ही नहीं बातचीत करने कि ये तो जवाब ही नहीं देता है। ठीक है, तो प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, ये भी देखना है, समय पर देखना है, समय से बातचीत करना है। ऐसे नहीं रिसीवर अभी बिजी है और हम अपनी बातचीत कर रहे हैं। यूजली आप मैनेजर से बात करने चले गए और मैनेजर किसी और से बातचीत कर रहा है, तो आपको वो चीज देखना है कि रिसीवर की नीड है, अभी फ्री है वो, तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक जरूरी पॉइंट है कि इससे हम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर फॉलो अप कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें फॉलो अप होना चाहिए, यानी सेंडर ने जो बोला है, रिसीवर ये पूछ सकता है सेंडर से कि क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ जो आपने मुझे ये चीज बोली है। तो इस तरीके से जब आप फॉलो अप लेंगे तो ये समझ में आएगी जो सेंडर कह रहा है और जो रिसीवर समझ रहा है दोनों ही एक ही बात है। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन गुड लिसनर, कम्युनिकेशन अच्छा हो इसके लिए आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी एक सुनने की स्किल्स जो है सबसे खास होती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब हम किसी को समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद ही हम उससे अपना फॉलो अप दे पाएंगे उस चीज के ऊपर, या फीडबैक दे पाएंगे कि हाँ मेरा ओपिनियन ये है या मेरा नजरिया ये है। तो गुड लिसनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होता है जब सामने वाला आपको समझता है। ठीक है। ओपन माइंडनेस, कम्युनिकेशन में जो है ओपन माइंडनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप संकोच करके और बाधाओं में बटकर जो है बातचीत प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो ओपन माइंडनेस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, आपकी जो बातचीत है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी समझने योग्य होनी चाहिए। देन कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, जो आइडिया मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही चाहिए उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधी अधूरी बात करेंगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा आपकी बातचीत को, है ना, तो वहां पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है तो आपकी बातचीत जो है कंप्लीट होनी चाहिए। सपोज आप मैनेजर से बात करने गए तो आपके पास हर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, आपके पास हर वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर्पस से आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो देयर शुड बी कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे जो है ये हमने देखा कि क्या सजेशन हो सकते हैं जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को जो है बेहतर बना सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से आप उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने यूनिट 4 जो है फिनिश कर लिया, जिसमें हमने देखा डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के टेक्निक्स देखे हमने, है ना, स्किल्स देखे। डायरेक्टिंग जो है 4 एलिमेंट से बना है, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। फिर जो है हमने डायरेक्टिंग की लीडरशिप की स्टाइल्स देखी, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड जो है फ्री रेन। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन टॉपिक देखा, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होता है। फिर बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में और उनके लिए सजेशन क्या है वो हमने देखे। तो विद दिस यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 जो है ओवरऑल फिनिश होता है। फिर मिलते हैं हम यूनिट 5 में। टिल देन थैंक यू फॉर द सेशन।